हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स क्रैक सीटेड सीरीज। तो लर्निंग टॉपिक में ये हमारा सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके हैं लर्निंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके अलावा हमने बात करी थी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने उन कारक या फैक्टर्स को भी देखा था जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में टाइप्स ऑफ लर्निंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी अधिगम के प्रकार। तो पहले एक जनरल वे देखते हैं। लर्निंग को कई तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आपका जो तरीका है वो है डिपेंडिंग ऑन द वे ऑफ एक्वायरिंग इट। किस मोड या किस सोर्स से अधिगम हो रहा है उसके बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला है आपका इनफॉर्मल, फिर दूसरा हो जाता है फॉर्मल और तीसरा होता है आपका नॉन फॉर्मल। तो इनफॉर्मल लर्निंग की बात अगर हम करें यानी कि आपका अनौपचारिक अधिगम जो होता है ये होता है इंसिडेंटल, आकस्मिक। डे टू डे लाइफ में भी आप कितनी चीजें करते हैं उसमें आप सीख ही तो रहे हैं। जैसे हमने लर्निंग के पहले वाला जो वीडियो था उसमें भी बात करी थी, एग्जांपल दिया था मैंने कि जलती हुई मैच स्टिक में जो है बच्चा अगर अपना हाथ डाल दे अचानक हाथ जलेगा और फिर वो वापस हाथ खींच लेगा। तो इससे उसकी लर्निंग हो गई कि मुझे फायर से दूर रहना है। तो इसी तरीके की जो लर्निंग इनफॉर्मली हमारे डे टू डे लाइफ में चलती रहती है, हम अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखते जाते हैं, खुद के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते जाते हैं, वो होती है आपकी इनफॉर्मल लर्निंग या फिर अनौपचारिक अधिगम। इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल जीवन पर्यंत चलती रहती है। और ये नॉन प्लान्ड है यानी कि प्लानिंग नहीं हुई है इसकी, पहले से ही इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई है। आप जो कुछ कर रहे हैं अपने जीवन में, जैसे ही आपकी डे टू डे लाइफ में सब कुछ चीजें चल रही हैं उसी के द्वारा आपने बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं। फिर आती है बात फॉर्मल लर्निंग की यानी औपचारिक अधिगम। ये इंटेंशनल होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, प्रॉपर इसकी प्लानिंग की गई है, इसे एक सुनियोजित ढंग से आपके लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैसे हो गई आपकी ये लर्निंग, यानी स्कूल्स में जो होती है, स्कूल में हो गई या कॉलेजेस में हो गई, ठीक है, या इसके अलावा जो आपको इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स में आपकी जो लर्निंग होती है वहां क्या होता है, प्रॉपर आपका एक सिलेबस होता है, प्रॉपर टाइम आपका गिवन होता है कि इस टाइम में इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा और इतना पोर्शन आपको कवर करना है। तो ये यहाँ जो लर्निंग हो रही है स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, वो है आपकी फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल की अगर हम बात करें तो ये भी इंटेंशनल और ऑर्गेनाइज्ड होती है, कि भी एक योजना बनाई जाती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है। इसमें आपकी ओपन स्कूलिंग और जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह होती है ना, ये सब इसमें आ सकती है। ओपन स्कूल्स वगैरह में क्या होता है, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वहाँ टाइम को लेके फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वहाँ आपको ऐसा नहीं कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, आप ऑनलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं। कई जगह ऐसा होता है कि संडे टू संडे क्लासेस होती हैं और उसमें आपकी एज लिमिट भी नहीं होती है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बहुत सारी चीजों को लेकर वहां पर काफी लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ऑर्गेनाइज वहां पर भी है सब चीज। वहां आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस तो होता ही, इतने टाइम में आप इतना सिलेबस कवर करेंगे, इस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, लेकिन बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारी लेवल्स पे वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को हमें मिलती है। तो ये होती है नॉन फॉर्मल लर्निंग। इसके बाद अब बात करेंगे इंडिविजुअल और ग्रुप लर्निंग की। तो नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल लर्निंग यानी जब आप व्यक्तिगत रूप से कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो वो हो गया आपकी इंडिविजुअल लर्निंग। ग्रुप लर्निंग यानी जब आप किसी समूह का हिस्सा बनकर सीखते हैं, ग्रुप में अगर आप कोई चीज सीख रहे हैं तो आपकी ग्रुप लर्निंग हो जाएगी। फिर देखिए तीसरा एक और टाइप हम देखते हैं, अनदर क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व। किस तरह की क्रिया से आप सीख रहे हैं वो आपकी हो जाएगी टाइप ऑफ लर्निंग। जैसे कि मोटर लर्निंग, यहाँ पर आप क्या सीखते हैं, आप मसल्स का यूज करते हैं, ठीक है, आप अपने हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके आप सीख रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स प्राइमरीली द यूज ऑफ मसल्स। तो ये आपकी मोटर लर्निंग हो जाएगी। जैसे आप वॉक करना सीख रहे हैं, किसी टाइपराइटर को ऑपरेट करना सीख रहे हैं, तो ये सब आपकी मोटर लर्निंग में आएगी। फिर डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, लर्निंग विच इन्वॉल्व्स द एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अब आप बहुत सारी चीजों में आप जब विभेद करना सीख रहे हैं तो वो होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। जैसे कि एक इन्फेंट, एक छोटा बच्चा जो होता है वो अपनी मदर और अपनी आंटी के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना सीखता है, ठीक है। बच्चे को अगर आप बता दो कि मॉम किसे कहना है, मम्मी किसे कहना है, पापा किसे कहना है, लेकिन वो क्या करेगा, वो सारे फीमेल्स को मम्मी ही मानता है और सारे ही मेल्स को पापा कह देता है। लेकिन एक बार जब उसे डिस्क्रिमिनेट करना आ जाता है कि किसे मुझे मदर कहना है, किसे मुझे आंटी कहना है, तो ये क्या होगी, उसकी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगी। ऐसे ही मिल्क और वाटर में डिस्क्रिमिनेशन करना। फिर आता है तीसरा आपका वर्बल लर्निंग यानी शाब्दिक अधिगम। तो जब आप वर्ड्स की हेल्प से यानी शब्दों की मदद से अगर आपकी कोई लर्निंग हो रही है तो वो हो जाएगा आपका वर्बल लर्निंग। फिर आता है आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग यानी संप्रत्यय अधिगम। जब आप चीजों के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझना मतलब क्या होता है, अगर आप पर्टिकुलर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक जान गए हैं, आप उसमें
सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस सब कुछ पहचान सकते हैं, आप उसे एनालाइज कर सकते हैं, उसकी विशेषताएं, उसकी समानताएं अब आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। फिर आता है आपका सेंसरी लर्निंग। सेंसरी लर्निंग में क्या आएगा, जब आप अपने सेंसेस का यूज करके चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, सेंसेस का यानी अपनी इंद्रियों का इस्तेमाल करके आप सीख रहे हैं, आप सुनकर सीख रहे हैं, देखकर सीख रहे हैं। तो ये तो हमने एक जनरल आइडिया लिया कि टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने तरीके की हो सकती है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं एक थ्योरी के बारे में, गैने। तो गैनेज हिरार्की ऑफ लर्निंग टाइप्स की बात करेंगे। रॉबर्ट एम गैने जो थे, ये एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1956 में लर्निंग को क्लासिफाई किया था इन्होंने, और 8 डिफरेंट टाइप्स बताए थे लर्निंग के। तो इनके हिसाब से 8 बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है और इनको हम एक हायरार्की में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। हायरार्की क्या होती है, एक पदानुक्रम होता है जहां आप बिल्कुल सीढ़ी नुमा आकार में आप चलते हैं। देखिए मैं इसको आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, ये आपकी एक हायरार्की है। हायरार्की में लर्निंग होने का मतलब ये है कि आप सेकेंड स्टेप पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट ना हो जाए। जब आप पहले स्टेप को कंप्लीट करेंगे, फिर आप दूसरे पे पहुंचेंगे, फिर आप तीसरे पे पहुंचेंगे, मतलब थर्ड स्टेप पे पहुंचने के लिए आपके फर्स्ट के जो 2 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट। तो गैंगने ने ये 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग बताई और इनको अरेंज किया था एक हायरार्की में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, यानी सरल से जटिल की ओर जा रहे थे। अब ये डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे जो बताया, दैट मीन्स यहाँ पर जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो आपके और ज्यादा जटिल होते चले जाएंगे। मतलब सबसे नीचे जो है वो लर्निंग सबसे आसान होगी, फिर जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें ज्यादा जटिल मानसिक क्रियाएं जो है वो इन्वॉल्व होती चली जाएंगी और इसी वजह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। फिर देखिए इन्होंने एक बुक लिखी थी, इस बुक का नाम भी याद रखिएगा, कंडीशंस ऑफ लर्निंग। तो रॉबर्ट एम गैने की बुक है कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू गैने, द हायर ऑर्डर्स ऑफ लर्निंग इन दिस हायरार्की बिल्ड अपॉन द लोअर लेवल्स रिक्वायरिंग प्रोग्रेसिवली ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग फॉर देयर सक्सेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि गैने के अनुसार हायर ऑर्डर्स जो हैं लर्निंग के, इनकी लर्निंग के लिए आपके लोअर लेवल जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। द लोएस्ट 4 ऑर्डर टेंड टू फोकस मोर ऑन बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग व्हाइल द हाईएस्ट 4 फोकस ऑन मोर कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। तो आपके जो ये नीचे के 4 हैं, आपके ये आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को शो करते हैं, यानी यहाँ पर व्यवहारवादी अवधारणा यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जब हम ऊपर के 4 की बात करते हैं तो ये आपके कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे आएगा, यानी कि ये इंक्लूड कर रहे हैं आपके हायर मेंटल प्रोसेसेस, संज्ञानात्मक पक्ष या पहलू। तो चलिए टाइप्स ये देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका सिग्नल लर्निंग, लोएस्ट है ये, इसे जैसे हम सांकेतिक अधिगम कहते हैं। फिर सेकंड आता है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। थर्ड है आपका चेनिंग, जिसे श्रृंखला अधिगम कहते हैं। फोर्थ है वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। फिफ्थ है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, विभेदी अधिगम। और फिर आएगा आपका कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रत्यय अधिगम। फिर रूल लर्निंग, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम। और लास्ट में और टॉप लेवल पे है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान अधिगम। तो चलिए एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्या है ये हायरार्की ऑफ लर्निंग। तो सबसे पहले बात करेंगे सिग्नल लर्निंग की। सिग्नल जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होता है, एक संकेत, एक सिग्नल मिला जिसके ऊपर एक रिस्पॉन्स आया, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो होता है ये इनवॉल्यूंटरी होता है। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो अभी हमने लर्निंग की थ्योरीज नहीं पढ़ी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े जो एक्सपेरिमेंट्स आपको पता होंगे उसी के बेसिस पे मैं एग्जांपल देती हुई चलती हूँ। तो देखिए सिंपलेस्ट सबसे सरल टाइप का अधिगम है ये क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि आपका जो शास्त्रीय अनुबंधन है वो इसमें आएगा। शास्त्रीय अनुबंधन के लिए देखिए पैवलोव का जो आपका एक्सपेरिमेंट था, पैवलोव का एक्सपेरिमेंट था, इसने एक कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और डॉग क्या करता है, वो फूड को देखकर सैलिवेट करता है, ठीक है। ये एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है, फूड को देखा और उसने सैलिवेट किया, यानी कि उसके मुंह से लार आई। ये इनवॉलंटरी एक्शन है, इसके लिए कुत्ते को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप हो जाता है। पैवलोव ने एक्सपेरिमेंट में पहले बेल बजाई, उसके बाद तुरंत बाद उसने फूड रखा। तो पहले तो बेल के प्रति उसकी कोई अनुक्रिया कुत्ते की नहीं आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जब ऐसा बार बार किया गया तो उसने देखा कि सिर्फ बेल बजने पर ही जो कुत्ता है वो सैलिवेट करना शुरू कर देता है। ये इनवॉलंटरी एक्शन उसके अंदर आ गया है। बेल जो है यहाँ पर सिग्नल का काम कर रहा है, सिग्नल जैसे ही बजा वैसे ही कुत्ते के मुंह में लार आई, यानी कि
इनवॉलेंट्री एक्शन हो गया, हमने कुत्ते की ऐसी कंडीशनिंग करा दी कि अब बेल जो एक सिग्नल था जिस पर पहले कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, या कहें कि वो अलर्ट हो जा रहा था, सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्स उसके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसी कराई गई कि बेल बजने से उसके मुंह से लार आने लगी। तो ये है क्लासिकल कंडीशनिंग, सिग्नल लर्निंग करा दिया। तो द लर्नर इज कंडीशन टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड इनवॉलेंट्री, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों को भी, डिजायर्ड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस। तो यहाँ पर स्टिमुलस या सिग्नल कह लीजिए आप, उस पर एक इनवॉलेंट्री एक्शन आ गया है जो नॉर्मली नहीं आता, ठीक है, नॉर्मली बेल पे सैलिवेशन का कोई रिस्पॉन्स इस तरीके का नहीं आता, लेकिन कंडीशनिंग ऐसी करा दी कि अब वो बेल बजने पर सैलिवेट कर रहा है। फिर दूसरा है आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। तो उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत आएगा आपका वॉलेंट्री रिस्पॉन्स। This is a voluntary response to learning that may be used in acquiring verbal skills as well as physical movements. एक उद्दीपन या स्टिमुलस आपने प्रेजेंट किया एक इंडिविजुअल के सामने और उसकी एक अनुक्रिया आएगी उस पर, ये वॉलेंट्री रिस्पॉन्स होगा, वो खुद से कर रहा है, लेकिन उसकी लर्निंग ऐसे कर दी गई है। इसमें आपका थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट आ सकता है। थॉर्नडाइक ने क्या किया था, उसने कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था और एक हंग्री कैट को उसने एक पिंजरे में रखा था और बाहर से एक फिश रख दी थी। अब यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ था, ठीक है, कैट इसके अंदर है और लीवर एक रखा हुआ है, यहाँ पर एक फिश रखी हुई है। कैट हंग्री है, वो क्या करेगी, इस पिंजरे से निकलने की कोशिश करेगी। ये फिश जो है कैट के लिए स्टिमुलस का काम कर रही है, दीपन का काम कर रही है, और इस तक पहुंचने के लिए अब कैट अनुक्रिया करेगी यानी रिस्पॉन्स देगी। तो पहले तो रैंडम रिस्पॉन्सेस देती है, किसी भी तरह वो बार बार कूदेगी, उछलेगी, इधर घूमेगी उधर घूमेगी, लेकिन किसी तरीके से वो इस लीवर को प्रेस कर देती है, इसका दरवाजा खुलेगा पिंजरे का और कैट जो है बाहर आके इस फिश को खा लेगी। ऐसा थॉर्नडाइक ने बार बार किया और देखा कि कैट का जो लीवर प्रेस करने का टाइम वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही आप कैट को अंदर पिंजरे में डालते थे वो तुरंत लीवर प्रेस करेगी और बाहर आ जाएगी, यानी वो सीख गई थी। स्टिमुलस का काम क्या कर रहा था यहाँ पे, फिश, और रिस्पॉन्स क्या आ रहा था कैट का, लीवर को प्रेस करके बाहर आ जाना। तो यहाँ पर बाय ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की थ्योरी जो है वो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, त्रुटि एवं अभ्यास का सिद्धांत है। तो कैट बार बार यहाँ पर रैंडम रिस्पॉन्सेस देती है और एक बार उसका एक रिस्पॉन्स सही हिट कर जाता है जहां वो निकलती है इस पिंजरे से और फिश को खा लेती है। तो यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हुई है, यहाँ पर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। इसमें आपकी स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग भी इंक्लूड की जा सकती है। स्किनर ने रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे और इनको सबको हम डिटेल में अलग अलग थ्योरीज में देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम यहाँ भी ले सकते हैं कि एनिमल की आप ट्रेनिंग कराते हैं, ठीक है, आप उसे सिट का जो कमांड आप उसे दे रहे हैं उस पर वो बैठना सीख जाए, ऐसे ही स्टैंड के कमांड पे वो खड़े होना सीख जाए। तो ये भी क्या हो जाएगी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग हो जाएगी कि एक शब्द के ऊपर वो एक रिस्पॉन्स देना सीख जाएगा। फिर थर्ड हम बात करते हैं चेन लर्निंग की, जिसे हम कहते हैं श्रृंखला अधिगम। अब चेन लर्निंग तब होती है जब लर्नर इज एबल टू कनेक्ट टू और मोर प्रीवियसली लर्न स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यहाँ पर अब एक एसआर बॉन्ड की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर देखिए जो कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है एसआर यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, यहाँ कई सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स को इंक्लूड करके यहाँ पे बच्चा सीख रहा है। जब केवल एक हमारे कनेक्शन की बात ना होकर यहाँ पर बहुत सारे स्टिमुलस और रिस्पॉन्सेस एक के बाद एक बच्चा सीखेगा तो वो एक चेन, एक श्रृंखला जैसी बन जाती है। तो दैट इज कॉल्ड चेन लर्निंग। इसमें आपके जो मोर कॉम्प्लेक्स साइकोमोटर स्किल्स होते हैं वो सीखे जाते हैं। देखिए, अगर आपको ताला खोलना है तो ताला खोलने के लिए आपको चाबी की पहचान भी होनी चाहिए, चाबी को आपको सीधा किस तरह से वो ताले के अंदर घुसेगी ये भी पता होना चाहिए, चाबी को किस तरह घुमा के ताले को खोलना है ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स हैं जो आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये है आपकी चेन लर्निंग। ऐसे ही बच्चा अगर शू लेसेस अपनी बांध रहा है या शर्ट के बटन को लगा रहा है या बाइसाइकिल राइड कर रहा है, पियानो प्ले कर रहा है, ये सब क्या है, चेन लर्निंग में आएंगे। बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक साथ यहाँ पर एक श्रृंखला में जुड़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्बल एसोसिएशन, शाब्दिक साहचर्य अधिगम। occurs when the learner makes associations using verbal connections। तो अब यहाँ पर जो लर्नर है हमारा वो शब्दों के द्वारा चीजों को एसोसिएट कर सकता है, मतलब किसी चीज को देखकर वो उसके बारे में वर्बली बता सकता है, ये होता है आपका वर्बल एसोसिएशन। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, एन ऑब्जर्विंग रिस्पॉन्स enables the child to identify properly the object he sees।
मतलब बच्चा जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, देखने के बाद वो उसका सही सही नाम बता पाए, ये भी तो वर्बल एसोसिएशन हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले रहे हैं यहाँ पर कि अगर एक बच्चे ने एक ऑब्जेक्ट बॉल देखी, उसने उसका नाम लिया बॉल, इसके बाद उसने ये भी कह दिया द रेड बॉल। अगर वो बॉल रेड कलर की है और उसने उसको 3 वर्ड से एसोसिएट करके बता दिया द रेड बॉल। द वर्ड इसलिए लगा क्योंकि पर्टिकुलरली इस बॉल की बात हो रही है, रेड इसलिए क्योंकि इसका कलर रेड है, बॉल क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बॉल है। तो यहाँ पर देखिए उसने क्या चीजें जोड़ी हैं, यहाँ पर वर्बल एसोसिएशन हुआ है, 3 लिंक्स उसने जोड़ दिए हैं इस एक ऑब्जेक्ट के साथ। तो पर्टिकुलरली जिन ऑब्जेक्ट्स को हम उसके नाम से बता पाते हैं या हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक या उसके बारे में आप जो देख रहे हो उसको आप वर्बली बता सकते हो, तो ये आपका वर्बल एसोसिएशन हो जाए। फिर देखिए फिफ्थ है आपका डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, विभेदी अधिगम। अब ये लर्नर में तब दिखाई देता है जब लर्नर अलग अलग टाइप के जो स्टिमुलाई हैं उनमें डिफरेंस कर सके और सबके प्रति अपनी डिफरेंट अनुक्रिया दे सके। रिस्पॉन्सेज टू अ सीरीज ऑफ सिमिलर स्टिमुलाई दैट में डिफर इन अ सिस्टमैटिक वे। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के स्टिमुलाई हैं, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन उसे पता है किस स्टिमुलाई पे किस तरह का रिस्पॉन्स मुझे देना है, तब आएगी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। द स्टूडेंट लर्न्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटर एंड वर्बल चेंज। अब एक चीज और, यहाँ आपका नेक्स्ट लेवल सीखने से पहले आपको फर्स्ट लेवल आना चाहिए। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे थे, सिग्नल लर्निंग सबसे पहला लेवल है, उसके बाद जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग होगी तो उसके लिए आपका कंप्लीट होना चाहिए फर्स्ट लेवल, सिग्नल लर्निंग आपको आनी चाहिए। फिर स्टिमुलस लर्निंग आएगी, उसके बाद जब आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जब आप सीख जाएंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे और तब चेन लर्निंग हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलस रिस्पॉन्स आप एक साथ जब कनेक्ट कर पाओगे, एक श्रृंखला में उन्हें देख पाओगे, तभी आप चेन लर्निंग होगी। फिर ऐसे ही वर्बल एसोसिएशन की बात अगर हम फोर्थ लेवल पे आएंगे तो उससे पहले आपकी जो पहले की जो 3 है वो कंप्लीट होनी चाहिए। यहां तक जो बात हो रही थी ये बात हो रही थी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की। ठीक है, ये जो आपके 4 टाइप की लर्निंग है ये आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आती है। अब डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, यहाँ पर आपकी जो मोटर और वर्बल चेन्स हैं जो आपने इससे पहले वाली लेवल्स में सीखी है, आप उनके बीच में डिफरेंशिएट करना सीख जाएंगे। तो यहाँ आपकी मानसिक क्षमताओं का प्रयोग ज्यादा होना शुरू हो गया है, तो ये आपकी कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में इंक्लूड हो जाएगी। फिर आता है इसके बाद कॉन्सेप्ट लर्निंग पे। संप्रत्यय अधिगम involves the ability to make consistent responses to different stimuli. It is a process in which the learner learns how to organize learning in a systematic structure and foster deeper learning. Concept समझने का मतलब ये है कि आपको उसकी characteristics पता है, आप उसके विषय में उसकी सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस सब कुछ बता सकते हो। कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद अपनी लर्निंग को आप प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जो भी अभी तक आपने सीखा है उसे माइंड में, अपने संज्ञान में अच्छी तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, सिस्टमैटिक एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक तरह से डीपर लर्निंग है। द स्टूडेंट्स बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ईच स्टिमुलस। यहाँ पर आपके जो अमूर्त विशेषताएं होती हैं किसी चीज की, वो भी आपके समझ में आने लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल्स की, अगर हम मेटल की बात करें, अगर आपको मेटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि धातु क्या होता है, तो इसका मतलब आप इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी जानते हो कि धातु आप किसे कहोगे। धातु सॉलिड होता है, वो हार्ड होता है, डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है। ठीक है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप बता सकते हो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो। फिर आता है रूल लर्निंग। अब रूल लर्निंग क्या है आपका? अधिनियम या सिद्धांत अधिगम। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट जब तक आपको पता नहीं होंगे आप रूल नहीं सीख सकते। कॉन्सेप्ट लर्निंग एक बार जब आपकी हो गई, आपको पता है कि संप्रत्यय क्या क्या लग रहे हैं किसी चीज में, तो उनके बेसिस पे अब आप एक जनरलाइज्ड रूल या नियम या प्रिंसिपल बता सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं उसे। This involves being able to learn relationship between 2 or more concepts and apply them in different situations. आपने जो कॉन्सेप्ट्स अब सीखे थे 6th लेवल में, अब आप उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो भी बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक बात कर लें कि जो आपका प्रेशर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, प्रेशर यानी दबाव जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षेत्रफल के, मतलब क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब इस रिलेशनशिप को जानने के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए? आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, आपको एरिया का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। जब पता आपको ये दोनों इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट पता नहीं होंगे, आपको ये रूल समझ में आने वाला नहीं है। तो ये रूल लर्निंग के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने जरूरी है। और रूल लर्निंग हम किसे कहेंगे? जब हम 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो हमने सीख लिया उनके बीच में हम रिलेशनशिप, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज वगैरह सब
बता सकते हैं। फिर आते हैं लास्ट, जो हाईएस्ट लेवल है आपका, वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल, यानी समस्या समाधान अधिगम। It involves developing the ability to invent a complex rule or procedure for the purpose of solving one particular problem and other problems of similar nature। ये आपका हाईएस्ट लेवल है। आपकी जितनी भी उच्च मानसिक क्षमताएं हैं वो सब समस्या समाधान में लगती हैं। आपने जितनी भी लर्निंग की, आपको जितने भी कॉन्सेप्ट, रूल्स वगैरह सब कुछ पता है, सबका इस्तेमाल करके अब आप क्या करोगे, आपके सामने अगर कोई समस्या आती है तो आप उसका समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, अपनी सारी की सारी लर्निंग एबिलिटीज को यूज करके। This can be accomplished through case studies and reflection. Thus, the problem solving require those internal events usually called thinking. Thinking यानी कि आपकी जो सोच है वो यूज होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। विदाउट नॉलेज ऑफ द प्री रिक्विजिट रूल्स द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। जैसा कि मैंने कहा, जब तक आपको जो आपके रूल्स हैं, नियम हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सबकी नॉलेज नहीं होगी, उन सबका ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। समस्या समाधान आप तभी कर सकते हो जब आपकी जो प्रायर, इससे पहले जो हायरार्की में हमने पढ़ी है, वो टाइप की लर्निंग हो चुकी है। तो सबसे लोएस्ट लेवल अगर आपका पूछा जाए तो वो होगा आपका सिग्नल लर्निंग। लोएस्ट लेवल ऑफ गेनेज हियरार्की ऑफ लर्निंग इज सिग्नल लर्निंग एंड हाईएस्ट लेवल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। और सिंपलेस्ट होगा आपका सिग्नल लर्निंग और मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो आपका होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब गेने एक और चीज के लिए जाने जाते हैं। 9 स्टेप प्रोसेस है आपका, जिसे उन्होंने नाम दिया 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब गेने ने अपनी इस थ्योरी पे, जो उन्होंने हायरार्की ऑफ लर्निंग दी, 8 प्रकार के अधिगम बताया, उसके बेसिस पे उन्होंने कहा सीखने का जो प्रोसेस है, जो इवेंट्स है इंस्ट्रक्शन के दौरान जो चलने चाहिए, 9 स्टेप प्रोसेस उन्होंने बताया था कि इस प्रक्रिया को इस तरह से 9 स्टेप्स में चलाना चाहिए। और जब इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके लर्निंग करवाई जाएगी तो बच्चे का अधिगम जरूर होगा। ठीक है, ये इफेक्टिव लर्निंग के लिए है, बच्चा लर्निंग को एस्केप नहीं कर सकता। तो चलिए प्रोसेस फिर पढ़ते हैं कि 9 स्टेप्स क्या बताए हैं गेने ने। तो सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो है गेन अटेंशन, बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है। देखिए इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो कुछ भी सिखाने से पहले आप बच्चे को रेडी करेंगे सीखने के लिए, और इसके लिए आपको बच्चे का अटेंशन गेन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट दिखा के बच्चों का ध्यान आकर्षित कर सकती है कि भाई आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं, या कोई मल्टीमीडिया यूज करके, किसी टीचिंग एड का इस्तेमाल करके बच्चे का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है, ताकि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हो जाए कि आज वो क्या सीखने वाला है। फिर सेकंड आता है आपका इन्फॉर्म द लर्नर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो भी आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान सिखाया जाता है वो कभी भी एमलेस तो होता नहीं है, हमेशा कुछ उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं कि भाई बच्चा ये सीखने के बाद क्या कर सकेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव जो है उसके बारे में हमें बच्चे को बताना है, बच्चे को अवगत कराना है कि बच्चे को ये सिखाने के क्या उद्देश्य हैं। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं कंटेंट के लिए भी, क्या कंटेंट टीचर को पढ़ाना है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये बेसिस बनते हैं इवैल्यूएशन का भी। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स आप पहले सेट करते हो वो आपके इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का भी आधार बनते हैं। फिर देखिए थर्ड आपका स्टेप है प्रायर लर्निंग। जो भी टॉपिक या कंटेंट आपको बच्चे को पढ़ाना है उससे जुड़े हुआ पूर्व ज्ञान बच्चे के पास क्या है उसकी जानकारी भी टीचर को होनी चाहिए। प्रायर लर्निंग जब तक हमें नहीं पता होगा बच्चा ऑलरेडी कौन से स्तर पे है तो हम बच्चे को आगे का ज्ञान किस तरीके से देंगे। प्रायर नॉलेज ही एक्चुअली बेस बनता है न्यू नॉलेज के लिए। जब तक हमें पूर्व ज्ञान का अनुमान नहीं होगा हम बच्चे के अंदर नया ज्ञान नहीं डाल सकते। तो क्या करेंगे इसके लिए, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि वो रिकॉल करे कि प्रीवियसली उसने क्या चीज पढ़ी हुई है, कितना उसको ज्ञान है, तो उसे रिकॉल करके हमें उसकी मेमोरी में लेकर आना है ताकि वो लर्निंग एकदम फ्रेश हो जाए उसके सामने। वो जो नया कंटेंट हम बच्चे को सिखाएंगे उसको वो प्रायर नॉलेज से कनेक्ट भी कर पाएगा और इससे उसकी लर्निंग और ज्यादा इफेक्टिव हो। फिर आता है हमारा फोर्थ प्रेजेंट कंटेंट। अब ये जो है हमारा एक्चुअल टीचिंग है, यहाँ पे टीचर जो है कंटेंट को पढ़ाएंगे। कंटेंट जो है हमेशा इसे आपको सिंपल टीचिंग पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करना है। फिर टीचिंग मैगजीन जो होते हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। कंटेंट जो है आपका सिक्वेंशियल होना चाहिए। मैगजीन्स क्या फॉलो होने, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो, इजी टू डिफिकल्ट हो, नोन टू अननोन हो। ठीक है, जो भी आपके टीचिंग के प्रॉपर टेक्निक्स है वो सब ध्यान में रखते हुए कंटेंट को प्रेजेंट करना है। फिर आता है आपका फिफ्थ प्रोवाइड गाइडेंस। अब गाइडेंस देने का क्या अर्थ है, टीचिंग तो आपने कर दी लेकिन अब ये एडिशनल सपोर्ट होता है। मान लीजिए आपने मैथ्स में बच्चों को कोई फॉर्मूला सिखाया और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब बच्चे को आया है या नहीं आया ये आप कैसे पता करोगे, आप बच्चे को कुछ सम्स देंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चों को
जब कंटेंट प्रेजेंट किया जा रहा था उस समय कुछ कुछ चीजें क्लियर ना हुई हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें आ गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को खुद करके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें बीच बीच में कहीं में डिफिकल्टी है। तो उस टाइम पे टीचर जो है वो गाइडेंस देगी कि जहां पर बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस। अब जो भी कंटेंट सीखा है या जिस स्किल को एक्वायर किया है बच्चे ने, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस से क्या होता है, इससे लर्निंग जो है और भी ज्यादा परमानेंट होती है। तो प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी चीज आपको सिखाई गई है, फिर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी उसी समय क्लास में कराए गए हैं। अब प्रैक्टिस के लिए क्या किया जा सकता है, होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, कोई एक्टिविटी दी जा सकती है जिसमें बच्चा जो है क्लास में जो उसको सिखाया गया है उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करे, तो उसके दौरान भी बच्चे की प्रैक्टिस हो और वो कुछ सीखे। प्रैक्टिस से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी और ज्यादा बेहतर होती है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए अभी भी कोई डिफिकल्टी आ रही है बच्चों को, या फिर कोई ऐसा कंटेंट है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका भी पता टीचर को लग जाता है। ठीक है, होमवर्क में आपने कुछ क्वेश्चंस दिए, कुछ क्वेश्चन बच्चे को नहीं आए, तो आप नेक्स्ट डे ऑफकोर्स चेक करेंगे तो बच्चा जो है या तो खुद से पूछेगा या आप खुद भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि अच्छा अभी भी यहाँ पर बच्चे को समझ में नहीं आया है, तो वहां आप दोबारा से तो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते। फिर आता है आपका 7th, प्रोवाइड फीडबैक। अब फीडबैक या पृष्ठ पोषण देना सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करेक्टिव फीडबैक लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि लर्नर को पता चल सके कि वो जिस तरीके से चल रहा है इस लर्निंग प्रोसेस में वो सही है या नहीं। अगर कहीं पे गलती है तो उसे पता चले कि हाँ भाई यहाँ गलत है, तो अब इसको किस तरह से सही करना है। अगर कहीं पे वो सही है तो करेक्टिव फीडबैक मिलना भी जरूरी होता है कि हाँ ही इज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो मिसकंसेप्शंस वगैरह भी यहाँ पर क्लियर किए जा सकते हैं। तो फीडबैक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है आपका असेस परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर क्या करना है, आपने सिखा दिया, बच्चे की प्रैक्टिस भी करा दी, उसको फीडबैक दे दिया। अब असेस परफॉर्मेंस के दौरान होगा कि आपने बच्चे को टेस्ट करना है। देख रहे हैं कि बच्चा अब आपकी हेल्प के बिना उस चीज को कर पा रहा है या नहीं। जो भी आपने बच्चे को पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बच्चा खुद अटेम्प्ट कर पा रहा है या नहीं। अब आप उसे गाइड नहीं करेंगे, आप उसे किसी तरह की हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब बच्चे ने जो सीखा है अपनी नॉलेज के बेसिस पर वो जो भी उसे टेस्ट किया गया है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, या जो भी जिस भी तरीके की एक्टिविटी आप करवा रहे हैं उसमें वो बेहतर करके दिखाएगा, लेकिन यहाँ आपकी हेल्प के बिना वो काम करेगा। तो यहाँ पे एसेस किया जाएगा परफॉर्मेंस को। अगर ये एफएस वगैरह की बात हो तो ये टीचर के लिए भी एज अ फीडबैक काम आता है कि टीचर ये देख सकती है कि अच्छा यहाँ पर अभी भी कमी है और बच्चे को और सीखने की जरूरत है। अगर ये लास्ट में हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स वगैरह के दौरान है, तो यहाँ पर जो असेस परफॉर्मेंस वाला आपका स्टेप है, यहाँ बच्चा फाइनली जो है क्वालिफाई करता है। फिर देखिए इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर टू द जॉब, ये है आपका 9th स्टेप। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। रिटेंशन का मतलब क्या है, इट इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द लर्न बिहेवियर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। रिटेंशन का मतलब यही है कि जो चीज आपने सीखी है वो आपके दिमाग में रह गई है। यानी कि रहने का मतलब ये है कि बहुत समय बाद भी अगर आपसे उसके विषय में पूछा जाए तो आप उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन। जब तक आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो रिटेंशन के लिए जरूरी है कि जो चीज आपने सीखी है वो बहुत अच्छी तरह से सीखी हो, ताकि आपसे अगली बार कोई क्वेश्चन पूछे काफी टाइम लग के बाद तो आप उसे बता पाए। और जब रिटेंशन सही होगा तभी आप इसे फाइनली ट्रांसफर कर पाएंगे, प्रैक्टिकली उसे यूज कर पाएंगे। ट्रांसफर टू द जॉब का मतलब यही है, जो भी आपने नॉलेज गेन करी है, जो स्किल आपने एक्वायर किया है, अब आप प्रैक्टिकली किसी डिफरेंट सिचुएशन में यूज कर पाए। और वो भी तभी हो सकता है जब आप रिटेंशन होगी, इसीलिए इन दोनों को साथ लिखा गया। तो ये है आपका 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसी तरीके से लर्निंग प्रोसेस चलना चाहिए। पहले आप बच्चे का ध्यान आकर्षित करेंगे, उसे उद्देश्यों से अवगत कराएंगे कि जो भी आप बच्चे को सिखाने जा रहे हैं उसको सीखने का क्या उद्देश्य है। फिर बच्चे के पूर्व ज्ञान का पता लगाएंगे और उसी को आधार बनाकर नई नॉलेज जो है आप बच्चे को देंगे। फिर कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपको बच्चे को सिखाना है वो आप उसके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिर आप अगर उसको थोड़ा बहुत जो एडिशनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चे की, फिर उसे फीडबैक देंगे वो सही जा रहा है या गलत जा रहा है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को असेस करेंगे और इसके बाद रिटेंशन को इनहांस करेंगे, यानी कि एबिलिटी है कि जो कंटेंट सिखाया गया है वो उसके दिमाग में रहे और वो उसको नई प्रैक्टिकल सिचुएशन में ट्रांसफर भी कर पाए। तो ये थी गैने की थ्योरी।
एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको इसे लेवल्स ऑफ टीचिंग में डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ हमने कॉग्निटिव और बिहेवियर एस्पेक्ट्स में तो देख लिया है, नीचे के जो 4 हैं ये बिहेवियर एस्पेक्ट्स में रखे जाएंगे और जो ऊपर के 4 है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में रखे जाएंगे। इसके अलावा लेवल्स ऑफ टीचिंग में अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए आपके जो सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और चेनिंग है, ये आता है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, स्मृति स्तर का शिक्षण। फिर आपका वर्बल एसोसिएशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है ये आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, बोध स्तर का शिक्षण। जो आपका थर्ड आता है ये रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये लास्ट के जो 2 हैं आपके, ये आते हैं आपके रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, चिंतन स्तर का शिक्षण। तो बेसिकली आपको याद क्या क्या चीजें रखनी है इसमें, गैने के बारे में ये याद रखिएगा कि इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, कंडीशंस ऑफ लर्निंग, 8 बेसिक टाइप्स दिए हैं इन्होंने, लर्निंग के हिरार्की दी है इन्होंने, लोएस्ट लेवल हाईएस्ट लेवल ध्यान रखिएगा, कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में कौन है, बिहेवियर एस्पेक्ट्स में कौन है, लेवल्स भी बता दिए हैं मैंने, ये टीचिंग लेवल्स में कौन से इंक्लूड हो रहे हैं। फिर ये एग्जाम्पल्स के फॉर्म में आ सकते हैं, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के एग्जाम्पल दे देते हैं और फिर पूछते हैं किस टाइप की लर्निंग है गैने के अकॉर्डिंग। और फिर ये आपका 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है। बेसिकली वैसे नेट में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है, जो गैने की थ्योरी है इसमें आपके जो सीटेट और अदर टीईटी, स्टेट टीईटी एग्जाम जो है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े बेसिक लेवल के होते हैं, जहां सिर्फ आपसे टाइप्स पूछ लेगा, कितने टाइप दिए, लोएस्ट लेवल क्या, हाईएस्ट लेवल क्या, बस खाली ये पूछ लेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल दे के फिर इसके बाद ये पूछे कि भाई किस टाइप की लर्निंग है, थोड़ा और डिटेल में पूछ ले, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर पूछना है तो ये यूजीसी नेट वगैरह में ज्यादा पूछा जाता है। तो वैसे जब हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस पे से बनते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ से शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे थ्योरीज जो अब हमें स्टार्ट करनी है। तो पहले जनरल डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज देखेंगे कौन कौन सी हैं, बिहेवियर थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरीज, और सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।